ओके दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग रेडिएशन का लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं और अब हम करने वाले हैं स्पेक्ट्रल एनालिसिस ऑफ रेडिएशन। ओके, अब बात यह है जो हमारा रेडिएशन है वो हम जानते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ कि ना? अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के करस्पॉन्डिंग डेफिनेटली कोई ना कोई वेवलेंथ जो होगा वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, रेडिएशन जब का कॉन्सेप्ट है उस टाइम पे एक्चुअल में लोगों को फोटॉन्स वगैरह के बारे में कोई आइडिया नहीं था, राइट? तो देखो ध्यान दो, इसको मैं हिस्टोरिकली कैसे कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में बात करता हूं। तो जो हमारा स्टीफेंस लॉ था, वो स्टीफेंस लॉ क्या था? जो कोई भी एक बॉडी का जो रेडिएशन के कारण पावर है P, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा A इंटू T टू द पावर 4। T यहां पर बॉडी का टेम्परेचर है। अच्छा, पावर पर यूनिट एरिया यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा रेडिएशन इंटेंसिटी होगा, जो हमारा रेडिएशन इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा? रेडिएशन इंटेंसिटी I will be nothing but power upon area and that will be equals to sigma into T to the power 4। यह है मेरा रेडिएशनल इंटेंसिटी। तो यहां पे तो स्टीफेंस लॉ बात जाके खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल ये उठता है ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये सवाल आया ऑफ विच वेवलेंथ, राइट? लोगों को सबसे पहले ये लगा था जो हमारा रेडिएशन होता है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही होता है, बट लोगों ने जब इसका फर्दर एक्सपेरिमेंट किया तब लोगों को मालूम पड़ा जो इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द टेम्परेचर, बॉडी जो है वो हर वेवलेंथ रेडिएट करता है। यानी उस चीज को मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए लिख रहा हूं। जो इरेस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, राइट, इरेस्पेक्टिव ऑफ temperature of body, a body radiates all possible wavelength, right? Okay, तो लोग अब उसके बारे में यह जानना चाहा जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर मैं लेता हूं लैम्डा, उसके करस्पॉन्डिंग कितना इंटेंसिटी हमारा एमिट हुआ है। लोगों ने उसके बाद यह देखा जो एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के बारे में बातचीत करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोगों को एक कंटिन्यूअस वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम मिला। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो एक पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम फिक्स लेकर लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग बहुत ही कम अमाउंट ऑफ रेडिएशन लोगों को मिला। तो लोगों ने उसके बाद एक चीज डिफाइन किया उसके करस्पॉन्डिंग, ये जो है ये स्टीफेंस लॉ डिराइव होने के लगभग 20-30 साल बाद की कहानी है। उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, देखो लोगों ने एक चीज डिफाइन किया, वो है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। लोगों ने डिफाइन किया एक नया इंटेंसिटी का टर्म, दैट स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ई लैम्डा। अच्छा, हाउ इज ई लैम्डा डिफाइंड? लोगों ने बोला एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा के पीछे मत पड़ो, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा के पीछे मत पड़ो। जो हमारा लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज वेरी स्मॉल, इसके करस्पॉन्डिंग
जो हमारा इंटेंसिटी है वो है ई लैम्डा, यानी विद इन द रेंज ऑफ लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज वेरी स्मॉल, उसके करस्पॉन्डिंग बॉडी से पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जितना एनर्जी निकला उसको बंदे ने डिनोट किया ई लैम्डा से। अब ये ई लैम्डा कितना है वो निकालने का जो कोशिश है अलग अलग लोगों ने किया, एंड उस कोशिश में लोगों को एक नया रूल भी, लॉ भी मिला, वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले लोगों को ई लैम्डा का जो वैल्यू है एट अ गिवन टेम्परेचर टी, लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने की इच्छा हुई, राइट। पहली बात एक चीज ध्यान देना, इंटीग्रल ई लैम्डा डी लैम्डा फ्रॉम 0 to infinity that will be equals to I, that is equals to sigma into t to the power 4। ऑब्वियस सी बात है, जो अगर सारे स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी को मैं ऐड कर दूं तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिशन। अगर मैं सारे स्पेक्ट्रल इंटेंसिटीज को ऐड कर दूं तो एडिशन होने पर जो हमारा टोटल इंटेंसिटी आएगा वो हमारा आ जाना चाहिए, राइट। तो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी में पहला जो बंदे ने काम किया दैट इज रेलिंग। रेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो रेलिंग ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली ई लैम्डा का एक वैल्यू जो है वो निकालने का कोशिश किया, और उसने जो ई लैम्डा का वैल्यू दिया एट अ गिवन टेम्परेचर दैट इज इक्वल्स टू 2 pi c k t by लैम्डा टू द पावर 4। ये रेलिंग का ऑब्जर्वेशन था, यानी ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं अकॉर्डिंग टू रेलिंग, अगर मैं देखूं तो अकॉर्डिंग टू रेलिंग द ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस। अगर लैम्डा का वैल्यू छोटा होगा तो ई लैम्डा बहुत बड़ा होगा, एंड द ग्राफ वाज सपोजिटली लुकिंग लाइक दिस। दिस इज द रेलिंग कर्व। रेलिंग ने इस प्रकार का हमें कर्व दिया सबसे पहले, यानी जो माइक्रो वेवलेंथ्स है अकॉर्डिंग टू रेलिंग, ठीक है, उसका इंटेंसिटी एक्सट्रीमली हाई है, राइट। ओके, बट एक्सपेरिमेंटली लोगों ने जब असली में ये ग्राफ को ड्रॉ किया ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा, जब ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा जब असली में प्लॉट किया तो ये वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार का आया। दैट केम आउट समथिंग लाइक दिस। दिस इज द एक्चुअल कर्व। लोगों ने एविडेंशियली धीरे धीरे निकाला, राइट। और इसके साथ अगर मैं रेलिंग कर्व को कंपेयर करूं तो रेलिंग कर्व was something like this, यानी for higher wavelengths जो रेलिंग का एस्टिमेट था that was working perfectly fine, but for lower wavelengths जो हमारा रेलिंग ने जो प्रेडिक्ट किया था उससे बिल्कुल ही अलग रिजल्ट आ रहा था। जो माइक्रो वेवलेंथ्स है जो रेलिंग ने प्रेडिक्ट किया, जो लगभग हमारे पास इनफाइनाइट तक जाएगा, असलियत तो ये है जो वो वाले जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटीज है वो बहुत ही ज्यादा कम है, प्रैक्टिकली जीरो है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा ऐसा हमें मिला। इसको हम डिनोट करेंगे बाय लैम्डा एम, इसको हम डिनोट करेंगे बाय लैम्डा एम,
जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा ई लैम्डा जो है वो हमारा मैक्सिमाइज होता है, राइट। तो रेलिंग कर्व जो है वो रेलिंग कर्व असली में पूरा का पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। देयर आर सम इश्यूज, बट बहुत टाइम तक इसमें कोई सुधार नहीं आता है। इसका सुधार तब आएगा जब फोटोन का डिस्कवरी होंगे, और फोटोन का डिस्कवरी होने के बाद इस फील्ड में सबसे ज्यादा जो बंदे ने काम किया उसका नाम है प्लैंक। प्लैंक ने हमें ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया था, बट उससे पहले हमें यहां तक जब हमारा कहानी निकली उस टाइम पे साइड में और एक बंदा गेम में आता है, उसका नाम है विन। तो विन का क्या ऑब्जर्वेशन था? इसको हम बोलते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। किस बात का डिस्प्लेसमेंट? भाड़ में जाए। तो विन का क्या ऑब्जर्वेशन था, अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। विन ने ये देखा, जो भाई रेलिंग कर्व चाहे कुछ भी बोले, तो रेलिंग कर्व का अभी तक सुधार नहीं हुआ है, बट विन को उसका एक्सेप्शन मिला। क्या? विन ने ये बोला, जो भाई इसका जो मैक्सिमम आ रहा है, ई लैम्डा का जो मैक्सिमम आ रहा है, इफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, if temperature of the body is equals to T, ठीक है, and E lambda is maximum for lambda m, यानी ये जो मैक्सिमा खा रहा है वो अगर वो लैम्डा m के लिए खा रहा है, T जो है वो केल्विन में है, तो लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल्स टू बी। बी इज अ कांस्टेंट, यानी कोई एक बॉडी का जो लैम्डा m होगा और जो बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, जहां पर b इज अ कांस्टेंट, विन्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम बोलते हैं विन्स कांस्टेंट। और b का जो वैल्यू है वो है 2.89 इंटू 10 टू द पावर -3 केल्विन मीटर। ठीक है, ये इसका ऑब्जर्वेशन है। और उसके अकॉर्डिंग विन ने इसका जो ग्राफ है ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा, वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ड्रॉ किया। उसने बोला जो बॉडी का टेम्परेचर जितना कम होगा, बॉडी का टेम्परेचर जितना कम होगा, बॉडी का लैम्डा उतना बड़ा होगा, यानी वो हायर वेवलेंथ का यानी लोअर एनर्जी का जो वेव है वो रेडिएट करेगा। उसने एक प्रैक्टिकल एविडेंस भी बोला, जो अगर कोई चीज गर्म करता हूं तो सबसे पहले हमें बॉडी में एक रेड कलरेशन देखने को मिलता है, ठीक है, एंड जैसे जैसे बॉडी को मैं और ज्यादा गर्म करता हूं तो वो रेड कलरेशन धीरे धीरे ब्लू कलरेशन में कन्वर्ट होता है। नाउ रेड इज अ हायर वेवलेंथ, सो इट्स अ लोअर एनर्जी, एंड द ब्लू इज द लोअर वेवलेंथ एंड इट्स द हायर एनर्जी। तो बॉडी का टेम्परेचर जितना कम होगा, ई लैम्डा उतना मुझे बड़ा वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए मैक्सिमम मिलेगा। तो विन ने जब ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज फॉर टेम्परेचर T1 एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा मैक्सिमम आया वो आया लैम्डा 1, एंड जब उसने टेम्परेचर को घटाया तब वेवलेंथ आया है लैम्डा 2, और तब बॉडी का टेम्परेचर था T2। T1 इज ग्रेटर देन T2। ये हमारा विन का ऑब्जर्वेशन था, और बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन उसने ये वाला रिजल्ट हमें दिया, जो लैम्डा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। T मस्ट बी केप्ट इन केल्विन, राइट। सो दैट इज द वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। b का वैल्यू याद रख सकते हो तो अच्छा है, ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि
डायरेक्टली बी का वैल्यू जो है एग्जाम में दिया ही रहता है, ठीक है, पर ठीक है, याद रख सकते हो तो रख लेना। ओके, अच्छा, नाउ ये वाला रिलेशन अब हम लोग अगर रेलिंग पे डालेंगे तो ई लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू कितना आया, 2 पाई सी के टी बाई लैम्डा एम टू द पावर 4। और इसके करस्पॉन्डिंग, अच्छा देखो अभी तक विंस के हाथ में केवल रेलिंग ही भरोसा है, ठीक है ना, अभी तक कुछ और डिस्कवर नहीं हुआ है, करेक्शन नहीं हुआ है, ग्राफ गलत है बस इतना मालूम पड़ा है। बट इसको एक चीज यहां से वो देखा, जो ये है 2 पाई सी के टी बाई लैम्डा एम को मैं क्या लिख सकता हूं, बी बाई टी। तो जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी आएगा अगर मैं उसके बारे में देखूं, दैट विल बी 2 पाई सी के बाई बी टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 5, राइट। सो ई लैम्डा मैक्स came out to be proportional to t to the power 5। अच्छा, हायर वैल्यूज ऑफ लैम्डा के लिए जो हमारा रेलिंग वाला कर्व है वो बहुत अच्छा फिट हो रहा था। तो अगर मैं टेम्परेचर को एक्सट्रीमली हाई ना कर दूं, नॉर्मल टेम्परेचर्स के लिए जो ऑब्जर्वेशन था, जो ई लैम्डा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5, वो बहुत अच्छा सेट हो रहा था। एंड this is called Wien's fifth power law. This is called the Wien's fifth power law. So E lambda maximum will be proportional to T to the power 5. जिंदगी ऐसे आगे चल रही थी based on the Rayleigh's curve and the Wien's fifth power law. उसके बाद द इन्वेंशन ऑफ फोटोन, एंड फोटोन के इन्वेंशन के बाद जो बंदा काम करता है ही इज प्लैंक। तो प्लैंक आके यूजिंग द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, कैलकुलेशन बिल्कुल भी हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर आईआईटी में पहुंचोगे तो इन दैट केस फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में ये चीज थोड़ा करने के मौका मिलेगा। अदरवाइज अगर वहां पे नहीं होता है तो वो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके कोर्स अगर आप उठाते हो तो वहां पे आपको करने के लिए मिलेगा। बहुत ही बढ़िया कोर्स है, आप करके देख सकते हो, उसमें मजा आएगा, ठीक है। खैर पहले हमें वहां तक पहुंचना है। सो इन दैट केस क्या होगा, ध्यान देना, यहां पर अब गेम में आता है प्लैंक्स करेक्शन। प्लैंक जो है वो हमें करेक्ट करता है रेलिंग का ये जो कर्व था, ऑब्वियसली वो गलत था। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमें एक फाइनल ई लैम्डा का फॉर्मेट मिलता है, एंड दैट ई लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई एच सी स्क्वायर लैम्डा टू द पावर 5 e to the power ac upon lambda kt minus 1. So this was the Planck's correction, and ये हमें फाइनल ई लैम्डा का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देता है। एंड दैट ई लैम्डा का कर्व जब हम प्लॉट करते हैं इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक दिस। सो ये है प्लैंक का करेक्टेड फॉर्मूला। नाउ लेट्स सी, इफ lambda is high, if lambda is high तो hc by lambda kt, hc by lambda kt is small, ऑब्वियसली बात है। और स्मॉल वैल्यूज ऑफ x के लिए e to the power x is approximately 1 plus x
इफ x इज स्मॉल, अगर हमारा x छोटा होता है तो e टू द पावर x को मैं लगभग बोल सकता हूं 1 प्लस एक्स, तो e टू द पावर x माइनस 1 को हम बोल सकते हैं x। तो यहां पर जो वैल्यू है ये मेरा x है। लैम्डा अगर बड़ा है तो इन दैट केस मैं e टू द पावर x माइनस 1 को सिंपली x लिखते हुए, तो फॉर हाई लैम्डा e to the e lambda will be approximately 2 pi h c square by lambda to the power 5 ac upon lambda kt, ये आ जाएगा मेरे पास। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, स्मॉल h इज गॉन एंड एक लैम्डा चला गया पावर में, एक c चला गया, तो ये आ जाएगा 2 पाई KCT अपॉन लैम्डा टू द पावर 4। और अगर हम गौर से ध्यान दें, यही तो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट किया था रेलिंग ने। तो फॉर हायर वैल्यूज ऑफ लैम्डा, जो प्लैंक का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो रेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दे रहा है। इसी कारण पे बेसिकली दिस इज द प्लैंक कर्व and this is the railing curve. So higher values of lambda, यहां पर प्रैक्टिकली दोनों वैल्यूज कन्वर्ज कर जाते हैं और इस कारण पे हाई वैल्यूज ऑफ लैम्डा से लैम्डा करस्पॉन्डिंग जो भी हमने रेलिंग से निकाले हैं वो सारे के सारे चीजें सही आ रही थी, राइट। तो ये हमारा ई लैम्डा आ गया है। अच्छा, लोगों ने उसके बाद सब कुछ किया है, ध्यान देना क्या क्या। फॉर E lambda max, dE lambda by d lambda must be equals to 0। एंड लोगों ने जब इसको निकाला तो लोगों के पास यही आया लैम्डा m इंटू टी। ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारा कोई काम का नहीं है, मन है करने का, एक बार डिफरेंशिएट करके देखना। कैलकुलेशन इज भयंकर टीडियस, ठीक है, उसको करने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। हम आगे भी वहां पे भी नहीं किए थे, मान लिए थे हमारी सही है, ठीक है। सो लैम्डा m इंटू टी आ गया था मेरे पास b। तो वेस्ट डिस्प्लेसमेंट लॉ यहां से प्रूव होती है। अच्छा, अगर लैम्डा m इंटू टी इक्वल्स टू b है तो ध्यान देना मेरे पास यहां से और एक चीज आएगा, वो क्या आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, मेरे यहां तो मेरे एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, हाँ कि ना। लैम्डा के जगह पे अगर मैं लैम्डा m पुट करता हूं तो लैम्डा m इंटू टी बी हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर एच सी बाई के बी माइनस 1, ये तो एक वैल्यू है। और लैम्डा की जगह पर क्या पुट हो जाएगा, b टू द पावर 5 t टू द पावर 5। सो e लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, t टू द पावर 5। तो यहां से और एक चीज भी आ गया, यहां पर e लैम्डा प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 5, वो रिलेशन भी हमारे पास आ गया। सो ई लैम्डा मैक्स, ई लैम्डा तो इन जनरल बिल्कुल भी नहीं है, ई लैम्डा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5। विथ फिफ्थ पावर लॉ भी प्रूव हुआ है। और लोगों ने जब इंटीग्रेट किया ई लैम्डा डी लैम्डा, अगेन इट्स अ भयंकर बुरा इंटीग्रेशन, ठीक है। ई लैम्डा को यहां से पुट करके हम 0 से इनफाइनाइट जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वैल्यू भी आ जाता है सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। तो स्टीफेंस लॉ जो है वो भी हमने प्लैंक्स वाले लॉ से डिराइव कर डालते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, हिस्टोरिकली ये स्पेक्ट्रल एनालिसिस किस तरीके से डेवलप हुआ। तो सबसे पहले लोगों को यह मालूम पड़ा जो एक बॉडी से अलग अलग वेवलेंथ्स रेडिएट हो रहा है इरेस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बारे में हम कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण पे लोगों ने यह डिफाइन किया जो लैम्डा से डी लैम्डा के बीच में जो टोटल इंटेंसिटी रेडिएट हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू ई लैम्डा, एंड दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी ऑफ अ बॉडी, राइट। यहां पे ऑब्वियसली बात है, हम ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका एमिसिविटी जो है सब जगह पे 1 है। अगर कोई और बॉडी होगा पूरा चीज को ई से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू आर डन, स्मॉल ई से, राइट। सो
उसकी पहला कोशिश रेलिंग ने किया, उसको ये कर्व मिला, वो कर्व हायर वैल्यूज ऑफ लैम्डा में अच्छा प्लॉट हुआ, लेकिन लोअर वैल्यूज ऑफ लैम्डा में प्लॉट नहीं हो पाया। लोगों को एक्चुअल में एक पर्टिकुलर लैम्डा पे ई लैम्डा का मैक्सिमम मिला, जिसको विंड ने काम करके निकाला, एक तुक्का ही था बेसिकली वो, जो उसका ऑब्जर्वेशन ये आया, जो लैम्डा एम इंटू बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसके करस्पॉन्डिंग उसने दो अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ दिया। ग्राफ विल बी राइट शिफ्टेड एट द लोअर टेम्परेचर एंड विल हैव अ हायर लोअर पिक, ठीक है। और लोअर पिक के करस्पॉन्डिंग उसने और एक चीज बोला, जो ई लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा टी टू द पावर 5 के प्रोपोर्शनल है। तो वहां पर अगर हमारा टी टू द पावर 5 के प्रोपोर्शनल है तो टी जितना कम होगा पिक का वैल्यू भी ऑटोमेटिकली मेरा कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर में जैसे जैसे कम करूंगा ग्राफ विल बी राइट शिफ्टेड एंड विल बी डिमिनिश्ड, राइट। एंड E lambda max proportional to the power 5, that is the Wien's fifth power law. And after the invention of photon, और जब ये मालूम पड़ता है जो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे वो हीट हो चाहे वो लाइट हो, that happens in the form of photon, तो प्लैंक आता है गेम में, और वो प्लैंक का जो करेक्शन है ओवर रेलिंग, उसने एक नया डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें दिया। एंड वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर हायर वैल्यूज ऑफ लैम्डा, फॉर हायर वैल्यूज ऑफ लैम्डा रेलिंग के साथ मैच किया। उसके करस्पॉन्डिंग हमने सारे के सारे रूल्स मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं, जो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा कोई काम का नहीं है और वो भयंकर गंदा है उसके कैलकुलेशन। बट उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एक्चुअल में कंप्यूट करें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करें, तो अभी तक हमने जो लॉस डिराइव किए हैं वो सारे के सारे निकल गए हैं। तो मेन लॉस जो है वो तो तीन ही है। क्या क्या? एक है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, दूसरा है विंस फिफ्थ पावर लॉ, एंड थर्ड है स्टीफेंस ब्लैक बॉडी रेडिएशन, द टोटल इंटेंसिटी, राइट। सो ये है हमारा स्पेक्ट्रल एनालिसिस ऑफ अ गिवन ब्लैक बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर कैपिटल टी। ओके, उसके अंदर रेलिंग अगर लैम्डा याद रख सकते तो अच्छा रहेगा। प्लैंक याद रखने की जरूरत नहीं है, हो जाए याद ओके, ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एग्जाम में, राइट। तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस का वेरिएशन नहीं होते हैं, ध्यान देना। लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट। उस टाइम पे बॉडी जो पावर जनरेट कर रहा था वो था P1, और आगे लैम्डा मैक्स का वैल्यू कन्वर्ट हो जाता है 3 लैम्डा नॉट बाई 4 में, तब जो बॉडी पावर जनरेट कर रहा है दैट इज इक्वल्स टू P2। तो सवाल है कैलकुलेट P2 अपॉन P1, कैलकुलेट P2 अपॉन P1, राइट। सो P2 अपॉन P1 में क्या होगा, ध्यान देना। हम जानते हैं जो लैम्डा मैक्स इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू बी, राइट। सो इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर अगर T1 था और बाद में अगर बॉडी का टेम्परेचर T2 है, तो क्या मैं सिंपल सी बात कह सकता हूं या नहीं, लैम्डा नॉट T1 भी मेरा B है और 3 लैम्डा नॉट बाई 4 इंटू T2 भी मेरे पास B है, राइट। तो अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट T1 इक्वल्स टू 3 लैम्डा नॉट बाई 4 इंटू T2, lambda naught cancels, so T2 is equals to 4T1 upon 3। ये मेरे पास T2 आ जाएगा, राइट। अच्छा, पावर किससे डिसाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंग टू द स्टीफेंस लॉ। सो P1 कितना आएगा, सिग्मा A T1 टू द पावर 4, और P2 आएगा सिग्मा A T2 टू द पावर 4।
तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, सो P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 टू द पावर 4. सो P2 बाई P1 इज इक्वल्स टू 4 बाई 3 टू द पावर 4. 4 टू द पावर 4 इज 256. 3 टू द पावर 4 इज 81. तो मेरे पास आ जाएगा दोनों पावर का जो रेशियो है वो आ जाएगा 256 अपॉन 81. राइट, समझ में आया? राइट. अच्छा, ये दे रखा है जो इंटेंसिटी ऑफ अ बॉडी is equals to I, then calculate lambda m. अगर बॉडी का कोई इंटेंसिटी है I, ब्लैक बॉडी है, ठीक है, तो हमें लैम्डा m का वैल्यू जो है वो निकालना है. कैसे निकालेंगे? इंटेंसिटी I क्या होता है? इंटेंसिटी I इज नथिंग बट सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4. तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है I बाई सिग्मा टू द पावर 1/4. ये मेरे पास आ गया है, ये बॉडी का टेम्परेचर है. राइट, नाउ लैम्डा मैक्स इंटू बी टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दैट इज बी. तो लैम्डा m जो आएगा वो आएगा B by T. So lambda m is equals to B into sigma by I to the power 1/4. Obviously वैल्यूज देने पे कैलकुलेशन बहुत ही गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने वैल्यूज नहीं ले रहा हूं. ठीक है, मुद्दे की बात समझ लो, कुछ भी नहीं है इस कॉन्सेप्ट में. ठीक है, अब एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं. क्या है? एक क्या ब्लैक बॉडी है, एक क्या ब्लैक बॉडी है. वो वाले ब्लैक बॉडी में लैम्डा मैक्स जो है वो दे रखा है लैम्डा नॉट. ठीक है, आइंस्टाइन ने हमें एक फॉर्मूला दिया E इक्वल्स टू mc². यानी मास और एनर्जी कुछ डिफरेंट नहीं है. मास जो है वो एनर्जी का ही एक दूसरा फॉर्म है. अगर एनर्जी कहीं से पैदा हो रहा है तो मास का लॉस हो रहा है, और अगर एनर्जी कहीं पर बहुत सारी जगह एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है तो वहां पर मास क्रिएट हो रहा है. तो मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है. खैर, भाड़ में जाए, ये फॉर्मूला हमें दे रखा है, मान लो अभी फिलहाल के लिए सही है. तो लैम्डा मैक्स जो है वो है लैम्डा नॉट बॉडी का, ई मैक्स जो है वो है mc². नाउ एरिया ऑफ द बॉडी, जो हमारा सरफेस एरिया है बॉडी का, दैट इज इक्वल्स टू A. सो कैलकुलेट द रेट ऑफ मास लॉस ऑफ द बॉडी. बॉडी का मास जो है वो किस रेट पे लूज हो रहा है वो हमें यहां पर निकालना है. तो किस तरीके से निकालेंगे वो चीज पे ध्यान दो. अच्छा, बॉडी का लैम्डा मैक्स कितना दे रखा है? लैम्डा नॉट. अच्छा, लैम्डा मैक्स मतलब समझ रहे हो ना, यहां पे ई लैम्डा मैक्सिमम होता है. मैक्सिमम वेवलेंथ तो इनफाइनाइट है और मिनिमम वेवलेंथ डेफिनेटली 0 है. राइट, so lambda naught into the temperature of the body is equals to B. तो temperature of the body is equals to B by lambda naught. राइट, ये बॉडी का टेम्परेचर आ जाएगा. तो बॉडी का जो पावर आएगा P, वो कितना आ जाएगा?
सिग्मा ए टी टू द पावर 4 दैट इज सिग्मा ए बी टू द पावर 4 अपॉन लैम्डा टू द पावर 4। ये जो है वो हमारे पास क्या है? दिस इज द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, दैट इज नथिंग बट dE by dt. Now, E is equals to mc square. तो dE by dt is equals to dm by dt into c square. Right? But dE by dt I know. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सिग्मा ए बी टू द पावर 4 बाई लैम्डा नॉट टू द पावर 4 इज नथिंग बट सी स्क्वायर इंटू डी एम बाई डी टी। सो डी एम बाई डी टी मेरे पास आ गया सिग्मा ए बी टू द पावर 4 बाई लैम्डा नॉट टू द पावर 4 इंटू सी स्क्वायर। यह है मेरा बॉडी का रेट ऑफ मास लॉस। अगर हम प्रैक्टिकल वैल्यूज के साथ कंप्यूट करें, दिस विल कम आउट टू बी वेरी वेरी स्मॉल। खैर, मास में थोड़ा बहुत डिक्रीज तो आएंगे ही आएंगे। एनर्जी जो पैदा हो रहा है वो एक्चुअली एट द कॉस्ट ऑफ मास ही हो रहा है। तुम ध्यान दे सकते हो, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से अगर मेरा m को मैं 1 kg रखता हूं तो एनर्जी जो आएगा वो आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर जूल। सो इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 16 जूल। यानी बहुत छोटा सा मास भी अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो तो इन दैट केस हमारे पास एक्सट्रीम ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें मिलते हैं। खैर, एनी हाउ ये 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया। इसमें स्पेक्ट्रल एनालिसिस में इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता है। बाकी और जो भी आएगा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हम इससे पहले ही कवर कर चुके हैं, तो बाकी और कुछ दिमाग लगाने की ऐसा जरूरत नहीं है। अच्छा, रिगार्डिंग कन्वेक्शन, कन्वेक्शन हमारे सिलेबस के बाहर है। बस कन्वेक्शन होता क्या है वो एक बार दिखा दे रहा हूं मैं। कन्वेक्शन करंट क्या होता है, बाकी वो सिलेबस के कंप्लीटली बाहर है, उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। राइट? बाय द वे, कन्वेक्शन होता क्या है जल्दी से एक बार देख लेते हैं 1 मिनट में। तो अगर मान लो कोई फ्लूइड है, बेसिकली लिक्विड और गैस, तो इन दैट केस अगर मैं लिक्विड को मान लो एक कंटेनर में रख के गर्म करता हूं, सो इस कंटेनर के यहां पर जो पार्टिकल है उसके ऊपर हीट सप्लाई होता है। जैसे ही वो हीट सप्लाई होगा तो ये पार्टिकल जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा और यहां पे जो ठंडा पार्टिकल है, जिसके जो यहां पे ठंडा पार्टिकल है उसके कांटेक्ट पे आएगा। तो ये हमारा गर्म पार्टिकल है, ये हमारा ठंडा पार्टिकल है। तो ये ठंडा पार्टिकल को ये गर्म पार्टिकल खुद जाके हीट सप्लाई किया। अब उसके बाद यहां पर जो वॉइड क्रिएट हुआ एक पार्टिकल निकलने पर, वो वॉइड को फिल करने के लिए ऊपर से एक ठंडा पार्टिकल को नीचे आना पड़ेगा। सो कन्वेक्शन करंट में हमेशा गर्म पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठंडा पार्टिकल नीचे आएगा, फिर वो गर्म बन के ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। इस तरीके से जो हमें पूरा साइकिल क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द कन्वेक्शन करंट। दैट इज कॉल्ड बेसिकली द कन्वेक्शन करंट। गर्म पार्टिकल हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा और ठंडा पार्टिकल हमेशा ग्रेविटी के फेवर में जाएगा। मतलब मान लो हमारे पास एक बहुत पतला सा ऐसे ट्यूब है, राइट? ये वर्टिकली ऐसे रखा हुआ है, यहां पर जी है, एक खचाखच पानी से भरा हुआ है और मान लो मैं इस जगह पे हीट सप्लाई कर रहा हूं, राइट? यहां पर पॉइंट है ए,
यहां पर पॉइंट है बी, यहां पर पॉइंट है सी, यहां पर पॉइंट है डी। ठीक है, तो जो मेरा कन्वेक्शन करंट होगा, ध्यान देना, यहां से गर्म पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर टुवर्ड्स राइट जाएगा, और फिर यहां पे ठंडा पार्टिकल नीचे आना चालू करेगा, फिर यहां से यहां जाएगा, और फिर यहां से यहां जाएगा। दिस इज द कन्वेक्शन करंट। यह हमारा कन्वेक्शन करंट होने वाला है। और इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शन करंट टेम्परेचर निरंतर हमारा डिक्रीज करेगा, यानी TA विल बी मैक्सिमम, दैट फॉलोड बाय TB, दैट फॉलोड बाय TC एंड दैट फॉलोड बाय TD। इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शन करंट हमारा टेम्परेचर जो है वो निरंतर डिक्रीज करेगा। तो कन्वेक्शन का केवल थियोरिटिकल जो हमारा एनालिसिस है इतना ही बस जरूरी है। एक्चुअल में तो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं आएगा, राइट। सो कंडक्शन और रेडिएशन हम बहुत ही ज्यादा विस्तार में ढंग से सॉल्व कर चुके हैं, सारे प्रोफाइल्स हमने डिस्कस किए हैं। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड हीट ट्रांसफर। ओके, थैंक यू दोस्तों।